ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ये टॉपिक देखा था, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, यस। और उसका क्या फॉर्मूला मिला था वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट आज मैं ये टॉपिक क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके, बिकॉज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इसका एक छोटा सा रिविजन लेने वाला हूँ। ओके, वो रिविजन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर समझना है। अब इसका मैं पूरा डेरिवेशन नहीं लेने वाला हूँ, लेकिन जो टेक्स्ट बुक का जो एक पार्ट है, ओके, यस, वो हम लोगों का बाकी है, वो मुझे एक्सप्लेन करना है। और वो पार्ट क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो आपको पता है कि ये हमारा नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और यहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्शन कैसा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं अलोंग एक्स डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, ये जो कॉइल रखी हुई है, रेक्टेंगुलर कॉइल, दिस इज प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई, इसका मतलब क्या, ओके। तो अगर मैं साइड 1 कंसीडर करूं, ये देखो यहां पे मैंने नंबरिंग किया हुआ है, दिस इज 1, दिस इज 2। साइड 1 में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपके तरफ आ रहा है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है कंडक्टर। तो हम लोग बोलेंगे इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है तो इसका जो डायरेक्शन है वो कैसा है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज इन जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन यानी क्या, आपके तरफ। ओके, इसको मैं ऐसा बोलूंगा, लेट अस से दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। तो ये करंट आपके तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है। अब मैं यहां पे क्या डिस्कस करना चाहता हूं वो मैं आपको बताता हूं। हम लोगों ने, ओके, जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर में ओनली ऑन साइड 1 की बात कर रहा हूं, उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा, ओके, दैट इज गिवन बाय व्हाट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आपको याद है, FBI। तो अभी हम लोग क्या बता रहे हैं कि जो हमारा करंट है, ओके, सी FBI करंट जो है वो कैसा है, करंट बाहर की तरफ है। अभी मैंने आपको बताया, फ्रॉम बोर्ड टुवर्ड्स यू, ओके, FBI। तो करंट जो है वो बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टुवर्ड्स कैसा है, तो हम लोग बोलेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो मेरा जो इंडेक्स फिंगर है वो भी प्रॉपर डायरेक्शन बता रहा है, ओके, यस। मिडिल फिंगर भी करंट का प्रॉपर डायरेक्शन बता रहा है। तो जो फोर्स है, फोर्स इज इंडिकेटेड बाय व्हाट, थंब। यहां तक आप लोग एग्री कर रहे हो। तो हम लोगों को डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसा मिला था, लाइक दिस, ऊपर की तरफ। ओके, इसको मैंने शायद F1 बोला था। सिमिलरली, ओके, एग्जैक्टली ऑन द ऑपोजिट साइड, अगर मैं वापस FBI यानी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहा हूं, तो अभी जो करंट है वो अंदर की तरफ जा रहा है, ओके, इसलिए मिडिल फिंगर में ऐसे अंदर की तरफ रख रहा हूं। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन थंब कहां पे आ रहा है, थंब इज एक्चुअली शोइंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पे जो F2 फोर्स हम लोगों ने दिखाया था वो ऐसे नीचे की तरफ था, दैट वाज F2। ओके, F2 या टेक्स्ट बुक में उसको F3 बोला था, ओके, बट वो मैटर नहीं करता हम लोग उसको क्या बुलाते हैं। ओके, यहां पे मैटर क्या करता है, इसका डायरेक्शन कैसा है और इसका डायरेक्शन कैसा है। यहां पे जो फोर्स है इट इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, और यहां पे जो फोर्स है इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसकी वजह से कॉइल इस तरह से रोटेट होती है। ये आप लोगों को याद है। अब आप बोलोगे सर ये पूरा क्यों रिपीट कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगा आप लोगों ने पेज नंबर 237 रिफर करना है, और 237 में डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए उन्होंने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज नहीं किया है। अब एक बात ध्यान में रखो, यूनिवर्सली जब भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये निकाला जाता है, ओके, a conventional method of using Fleming's left hand rule is used, okay, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में what they have done is उन्होंने एक नया मेथड दिया है, and that is given as what, the right hand rule। अब राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में फर्क क्या है, ओके, तो वो पहले मैं बताता हूं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है वो ऐसा है, सीक्वेंस कैसा है, देखो, थंब, देन वी से इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर, ओके, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, इसको बोलते हैं हम लोग FBI। ओके, ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड रूल है। टेक्स्ट बुक का जो राइट हैंड रूल है उसमें भी सेम सीक्वेंस है, थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर, ओके, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर। लेकिन हम लोग बोलेंगे थंब स्टैंड्स फॉर व्हाट, इट स्टैंड्स फॉर फोर्स, ओके। जो आपका इंडेक्स फिंगर है, ओके, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में इट एक्चुअली स्टूड फॉर व्हाट, ओके, मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे जो इंडेक्स फिंगर है ना, ये वाला, वो करंट के लिए, ओके, स्टैंड करेगा, और जो मिडिल फिंगर है इट विल स्टैंड फॉर व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। यानी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में वी हैड FBI,
यहां पे आपका सीक्वेंस कुछ ऐसा होगा FIB, और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही रहेंगे। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट राइट हैंड रूल, FIB, ये आपको आया समझ में? अब FIB यहां पे अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं क्या डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम मिलेगा। ओके, सो लेट्स डू इट। सो मैं भी यहां पे राइट हैंड रूल अप्लाई कर रहा हूं, FIB। ओके, तो सबसे पहले जो करंट I है, ओके, करंट I कैसा है? देखो, करंट I आपके तरफ आ रहा है। ओके, FIB, तो करंट I आपके तरफ है। जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है D, वो टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो मेरा ये जो मिडल फिंगर है और जो मेरा इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर इज इंडिकेटिंग करंट, मिडल फिंगर इज इंडिकेटिंग व्हाट? तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब क्या इंडिकेट कर रहा है? थंब इज इंडिकेटिंग अ फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, जो हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के साथ क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। ओके, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, अब जो राइट हैंड रूल है, ओके, वो हमारे जो सेकेंड साइड है इसको भी अप्लाई करके देखेंगे। तो FIB, अब करंट I जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है। ओके, देखो इधर से इधर जा रहा है, तो मैं उसको ऐसे दिखाऊंगा अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड जो है, देखो FIB, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, ओके, वो हम लोग बोलेंगे इट इज टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। ओके, इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं? तो अगर मैं ये डायरेक्शन में आ जाता हूं, ओके, नाउ इट विल बी मच मोर इजियर फॉर मी टू एक्सप्लेन। FIB, ओके, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसा है, करंट जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, तो मेरा थंब कहां पे आ रहा है? ओके, थंब इज इंडिकेटिंग अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी ये मेरा क्या हुआ? ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स हुआ यूजिंग व्हाट? ओके, राइट हैंड रूल। तो ये आपको बस ध्यान में रखना है, राइट हैंड रूल में सीक्वेंस क्या है? FIB। लेफ्ट हैंड रूल में सीक्वेंस क्या है? FBI। ओके, लेकिन थ्रू आउट अगर आपने देखा रहेगा तो पूरे जितने भी लेक्चर्स हैं मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, उसमें मैंने क्या यूज किया हुआ है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज किया। ओके, आई होप लेकिन आपको राइट हैंड रूल भी समझ में आया है। ओके, यस, अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक और बात बताता हूं कि अगर आप टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 237 में जाएंगे, ओके, तो ये सिर्फ राइट हैंड रूल जो है ना वो मैंने अभी डिस्कस किया है, बाकी का पूरा डेरिवेशन जैसे ओके मैंने पिछले लेक्चर में लिया हुआ है, आपने वैसा ही लिखना है, एग्जाम में भी उसको वैसा ही लिखना है। ठीक है, टेक्स्ट बुक के कुछ डायग्राम्स आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे, तो मैंने जो डेरिवेशन में डायग्राम्स बनाए हुए आपने वो रेफर करना है। ठीक है, अच्छा, हम लोगों का लास्ट टाइम जो आंसर आया था दैट केम टू बी टॉर्क acting on a rectangular coil which is having n number of turns. Okay, so it came to be n into I into A into B sin theta. अगर आपको ये याद होगा, ओके, यस, तो फॉर n number of terms एक्चुअल हमारा आंसर कुछ ऐसा आया था, I into A into B sin theta. ओके, यस, अच्छा, इसमें अगर आपको एक और बात याद होगी, ओके, तो हम लोगों ने ये कॉइल का डायग्राम ऐसे बनाया था, somewhat like this. ओके, जब वो इस तरह से रोटेट होती है, ओके, यस, और यहां पे हम लोगों ने ये वाला साइड दिखाया था, साइड, ओके, इसको शायद हम लोगों ने BC, तो साइड BC हम लोगों ने दिखाया था। ओके, एक फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है, एक फोर्स नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है। ओके, अब मैं यहां पे आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि यहां पे हम लोगों ने एरिया वेक्टर दिखाया था। एरिया वेक्टर यानी क्या है? तो ये जो कॉइल का रेक्टेंगुलर एरिया है, ओके, इमेजिन करो ये आपकी कॉइल है, तो एरिया वेक्टर क्या रहेगा? अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। ओके, बोलने का मतलब क्या है कि एरिया वेक्टर कुछ ऐसा रहने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? n कैप। और थीटा जो था, तो थीटा वाज बेसिकली व्हाट? द एंगल मेड बाय द कॉइल विद वर्टिकल, ये ध्यान में रखना है। Okay, now if this is the angle made by the coil with the vertical, it is also equal, ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि एरिया वेक्टर जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है। ठीक है, पिछले लेक्चर को आपने देखना है, एंड पार्ट में ऐसा कोई डायग्राम हम लोगों ने बनाया, यहाँ पे आपके फोर्स F1 है, यहाँ पे F2 है, और यहाँ पे n कैप बताया। अभी आप पूछोगे n कैप एग्जैक्टली है क्या, वो भी मैं आपको बोलता हूं। ओके, सी, if I say area vector is nothing but equal to magnitude of area A into n cap. ओके, ये क्लियर है आप लोगों को? अब अगर यहां पे हम लोग देखेंगे
ओके, सो मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने ये समझना है आई ए बी साइन थीटा फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल एन आई ए बी साइन थीटा। ओके, यस। अब इसमें एक और बात ये है, ओके, कि ये जो टर्म है n इंटू आई इंटू ए, ओके, दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल। ये भी मुझे डिस्कस करना था। ओके, दिस टर्म इज रिटन एज व्हाट, म्यू बी साइन थीटा टाउ। n इंटू आई इंटू ए इज कॉल्ड एज म्यू। म्यू इज नथिंग बट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये अभी आगे के पार्ट में आज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, अच्छा, अगर वेक्टर टाउ इज म्यू बी साइन थीटा, ओके, यस, तो अगर मैं उसका वेक्टर फॉर्म लिखता हूं तो टॉर्क विल बी नथिंग बट इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा इंटू, यहां पे मैं एक यूनिट वेक्टर यूज करूंगा। अभी एन कैप हम लोगों ने यहां पे पहले यूज किया हुआ है। ओके, तो लेट अस से जो यूनिट वेक्टर है उसको मैं बोल देता हूं टाउ कैप बोल देता हूं। सिंपली मैंने उसको टाउ कैप बोल दिया। अ यूनिट वेक्टर which will indicate the direction of torque. Okay, yes. So can I say we have studied vector A cross vector B is nothing but AB sin theta n cap. So mu B sin theta tau cap is nothing but equal to what? Vector mu cross vector B. अभी आप बोलोगे सर वेक्टर B तो ये है, वेक्टर म्यू का डायरेक्शन क्या रहेगा? तो वेक्टर म्यू का जो डायरेक्शन है ना, दैट विल बी, ये हमारा एरिया ऑफ द कॉइल है जिसको हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, तो इसको परपेंडिकुलर जो रहेगा दैट विल बी, ओके, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर म्यू। यानी आप ऐसे बोल सकते हो ये जो एन कैप है इट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग व्हाट, डायरेक्शन ऑफ म्यू। ये समझ में आया? ये पार्ट को फिर से ध्यान से देखो आप। ओके, और इसको और अच्छे से समझना है आपने, तो आपने क्या करना है, यू हैव टू गो टू द प्रीवियस लेक्चर और वहां पे ये डेरिवेशन एक बार वापस देखो। ओके, और फिर ये पार्ट आप लोग वापस एक बार रिवाइज करो। यहां तक क्लियर है? ओके, एनीवे टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद a न्यू कंसेप्ट व्हिच इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, चाहिए तो आप ये पार्ट जो है इसको आप क्या कर सकते हो, ओके, एक बार लिख सकते हो। ओके, यस। अच्छा, एक और बात है, वेक्टर म्यू क्रॉस वेक्टर बी इज नथिंग बट म्यू बी साइन थीटा टाउ कैप। टाउ कैप और एन कैप ये दोनों के डायरेक्शन जो है वो अलग है। पहली बात तो ये समझ लो। ओके, टाउ कैप जो है वो वेक्टर टाउ का डायरेक्शन बताता है। ओके, एन कैप जो है, एन कैप दो वेक्टर्स का डायरेक्शन बताता है। एक तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताता है और दूसरा म्यू का डायरेक्शन बताता है। ओके, यस। और ऐसा क्यों है वो भी मैं बोलता हूं। वी से n इंटू आई, ये जो पार्ट रहेगा ना, दिस विल बी स्केलर, सो वी से म्यू इज नथिंग बट n इंटू आई इंटू ए। तो वेक्टर म्यू जो रहेगा उसका डायरेक्शन सेम रहेगा एज वेक्टर ए, एंड वेक्टर ए का डायरेक्शन क्या रहेगा, एज द यूनिट वेक्टर। ओके, और ये यूनिट वेक्टर जो है बेसिकली हम लोग बोलते हैं ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है। तो एन कैप का डायरेक्शन, वेक्टर ए का डायरेक्शन एंड वेक्टर म्यू का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ओके, यस। अच्छा, अब आप एक और क्वेश्चन मुझे ये पूछ सकते हो कि सर यहां पे अगर मुझे टॉर्क का डायरेक्शन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे टॉर्क का डायरेक्शन? तो एकदम सिंपल है, आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल जो है ना, जो मैंने आपको बताया वेक्टर प्रोडक्ट रूल, वो अप्लाई करो, आपको टॉर्क का डायरेक्शन मिल जाएगा। ये आप लोगों ने घर पे ट्राई करना है। ओके, थोड़ा सा मैं आपको ये वर्क दे रहा हूं, थोड़ा आप लोगों ने खुद ने वर्कआउट करके ये निकालना है कि टॉर्क का डायरेक्शन कैसा रहेगा, वेक्टर टॉर्क का डायरेक्शन कैसा रहेगा। वेक्टर बी का डायरेक्शन ऐसा है, म्यू का डायरेक्शन कैसा है, तो इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कर्व। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस। यस, ओके, वेक्टर टाउ का डायरेक्शन आप लोगों ने खुद से निकालना है, नहीं आया तो मुझसे पूछना है। ओके, और ये डेरिवेशन में कुछ भी डाउट आता है, ओके, प्लीज आस्क। ओके, एनीवे, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, आप लोगों ने पेज नंबर 238 क्या करना है, रेफर करना है। ठीक है, ओके, तो मैंने ये पार्ट जो है वो इरेज कर दिया। अब हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, ओके, पूरा दैट विल बी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके,
सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है. व्हाट एग्जैक्टली इज अ गैल्वेनोमीटर? तो हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर इज अ करंट सेंसिंग डिवाइस. ओके, और यू कैन से इट इज अ सेंसिटिव डिवाइस विच रिस्पॉन्ड्स टू द प्रेजेंस ऑफ करंट. यानी अगर कॉइल में से या वायर में से थोड़ा सा भी अगर करंट पास होता है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ओके, डिफ्लेक्शन देता है. सो वी से इट इज अ करंट सेंसिटिव डिवाइस. ठीक है, अब एग्जैक्टली इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग कैसा है वो मैं पहले डिस्कस कर देता हूं. ठीक है, और फिर इसका एप्लीकेशन क्या है तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. बट सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ओके, यस. फर्स्ट थिंग इज हम लोग बोलते हैं कि ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है ना, ये सस्पेंडेड टाइप का है गैल्वेनोमीटर. ओके, यस. कुछ जो गैल्वेनोमीटर रहते हैं वो पिवोटेड टाइप के भी रहते हैं. ओके, पिवोटेड टाइप के गैल्वेनोमीटर का एग्जांपल मैं बताता हूं जो प्रैक्टिकली आप लोगों ने स्कूल्स या कॉलेजेस में एमीटर या वोल्ट मीटर देखे हैं. ओके, यस, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट पिवोटेड टाइप. पिवोटेड टाइप का मतलब क्या कि उसको हम लोगों ने एक सपोर्ट के ऊपर रखा हुआ है. इट इज सपोर्टेड ऑन समथिंग. एंड सस्पेंडेड टाइप का मतलब क्या, तो उसको हम लोगों ने क्या किया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है. ओके, बिटवीन टू सपोर्ट्स, टू रिजिड सपोर्ट. ओके, अब मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं इसका वर्किंग कैसे है. बेसिकली करंट जो है ना यहां से एंटर करेगा. अब ये ऐसा हो सकता है कि ये जो पूरा असेंबली है, ओके, इट इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सर्किट समवॉट लाइक दिस. ये मैं आपको हाइपोथेटिकली बता रहा हूं. तो इसमें करंट ऐसा एंटर होगा, रियल में ऐसा रहेगा कंपल्सरी नहीं. आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि एक एक्सटर्नल सर्किट रहेगा. ओके, यस, जिसकी वजह से करंट यहां पे एंटर होगा. अब इसमें से क्या होगा, वो यहां पे n नंबर ऑफ टर्न्स है लाइक दिस. ये आप देख पा रहे हो दिस वन. दिस इज अ नॉन मैग्नेटिक फ्रेम. ओके, एक काम करता हूं, इसको मैं अलग कलर से शेड करता हूं. ओके, यानी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा. ये पार्ट को निकाल देता हूं मैं. तो ब्लू इससे शेड कर रहा हूं. So what exactly is this? It is a non-magnetic frame. Okay, ये ना मैग्नेटिक मटेरियल का नहीं है, आयरन निकल कोबाल्ट का नहीं है. ओके, यस. क्यों मैग्नेटिक मटेरियल का रहेगा? तो हम लोग बोलेंगे ये फ्रेम जो है वो ये नॉर्थ एंड साउथ से क्या होगा, इफेक्ट होगा. अभी फिलहाल ये ध्यान में रखो, a non-magnetic frame is considered which is okay, या जिसके ऊपर हम लोग क्या बोलेंगे, n number of turns of wires go. okay, या हम लोग बोलेंगे there is a coil which has n number of turns of wire. तो जब करंट हम लोग बोलेंगे यहां से एंटर करेगा, वो करंट जो है वो n number of times क्या रहने वाला है, ओके, यहां पे फ्लो होगा इस तरह से, एंड देन इट विल एग्जिट फ्रॉम हियर. ओके, ये आपको आ रहा है समझ. अब हम लोग बोलते हैं कि ये जो मैंने यहां पे स्प्रिंग बनाई हुई है, ओके, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर. ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है. अब हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे ही ये कॉइल के अंदर करंट फ्लो होगा, ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो करंट है ये खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा. ओके, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, यस, व्हिच इज जनरेटेड बाय द करंट, वो जो एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड है नॉर्थ एंड साउथ पोल. अभी हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पे ये परमानेंट मैग्नेट है. दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड दिस इज साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. दो अलग अलग मैग्नेट है. ओके, और हम लोग बोलते हैं कि सामने से ये मैग्नेट ऐसे, लेकिन जब ऊपर से देखेंगे ना तो इसका फेस इस तरह से है. और ये इस तरह से फेस हम लोगों ने क्यों दिया हुआ है, तो उसका कारण ये है कि हम लोग बोलते हैं कि वी वांट कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब मैं उसको ऊपर से देखूंगा तो मुझे ये रेडियल दिखेगा लाइक दिस. और जब वो रेडियल होता है तो हम लोग बोलते हैं कि ऑलवेज, ओके, the angle between, you can say, the magnetic moment and the magnetic field is what, 90 degree. थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा है tau is equal to mu into b sin theta. ध्यान से सुनो आप, ठीक है. यहां पे जो हम लोग बोलते हैं थीटा है, थीटा इज व्हाट, इट इज एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल
एंड हम लोग बोलेंगे बी क्या है, तो बी इज बेसिकली द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोगों ने अप्लाई किया। तो ये हम लोगों ने इस टाइप का शेप इसलिए दिया हुआ है कि थीटा का वैल्यू हमेशा क्या रहे, 90 रहे। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं वी आर अप्लाइंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इसको जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको ये लाइंस ऐसे दिखेंगे, लेकिन सामने से देखोगे तो आपको ये लाइंस हमेशा पैरेलल दिखेगी। ये आपको आ रहा है समझ में? दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा 90 डिग्री रहेगा। तो हम लोग बोलेंगे दिस विल बिकम व्हाट, म्यू इंटू बी साइन 90। साइन 90 का वैल्यू क्या है, 1। सो सिंपली आई राइट इट एज म्यू इंटू बी। बट म्यू का वैल्यू क्या है, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा इट इज इक्वल टू एन इंटू आई इंटू ए इंटू बी, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर वेक्टर, या यू कैन से दिस इज योर टॉर्क इन स्केलर फॉर्म। वेक्टर टॉर्क नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा सिंपली इट इज अ टॉर्क इन स्केलर फॉर्म। अब ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ओके, व्हाट वी से इज हमेशा जो एक्टिंग टॉर्क रहेगा, ओके, अभी एक्टिंग टॉर्क कह रहे क्या, तो जब कॉइल में से करंट फ्लो होगा, ऑलवेज अ टॉर्क विल एक्ट विच विल हैव मैग्नीट्यूड n इंटू आई इंटू ए इंटू बी। ये क्लियर है? कौन से केस में? इन द केस ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब जब ये टॉर्क एक्ट होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, रोटेशनल मोशन। वो रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगा इन्हें। अब ऐसा समझ लीजिए आप, ये हमारी कॉइल है, ओके, ये मैं मोबाइल दिखा रहा हूं। अब ये क्या होगी, ये इस तरह से डिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि जो टॉर्क है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग व्हाट, रोटेशनल मोशन। तो ये जब मूव होगी, ओके, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके, जब ये मूव होगी तो वो टाइम पे हम लोग क्या बोलेंगे, लेट अस से इसके अंदर करंट नीचे की तरफ जा रहा है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, लाइक दिस, ओके। अगेन विल अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FBI। चेक करते हैं फोर्स कैसा एक्ट होगा। फील्ड इज लाइक दिस, करंट इज लाइक दिस, ओके, FBI। फील्ड इज लाइक दिस, ये जो मैंने ब्लू लाइन से बताया हुआ, और करंट नीचे की तरफ है, तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कैसे है, बाहर की तरफ है। और मैं ये भी प्रूव कर सकता हूं कि ये साइड पे फोर्स अगर बाहर की तरफ है, ये साइड पे फोर्स अंदर की तरफ है, तो ये कॉइल इस तरह से मूव होगी। और जब ये मूव होगी ना, ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक मिरर स्केल अरेंजमेंट रखा है। अगेन ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। सस्पेंडेड टाइप जो कॉइल रहता है वहां पे एक मिरर अरेंज रहता है। वो मिरर क्या करता है, ओके, वो एक लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो इनिशियली लेट अस से जो लाइट है वो ये पर्टिकुलर स्पॉट पे, ओके, रिफ्लेक्टेड है। जैसे ही कॉइल मूव होगी तो जो लाइट है वो एक दूसरे स्पॉट पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। और ये जो दोनों स्पॉट्स हैं ना, हम लोग बोलते हैं दे आर कनेक्टेड टू अ सर्कुलर स्केल, और इससे हमें पता चलता है कि एंगल क्या है। ये आपको आया समझ में? यानी ऐसे समझ लो, अभी मिरर से लाइट ऐसी आ रही है, लेकिन जब कॉइल मूव होगी तो ये जो लाइट है वो ऐसी मूव होगी। इनिशियली लाइट ऐसी प्रोजेक्ट होगी थी, अब ये जो लाइट है वो ऐसी मूव होगी विद अ सर्टेन एंगल। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि ये भी एक, दिस इज वन ऑफ द मेथड जहां पे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि कितने एंगल से, या एक्यूरेटली आप डिटरमाइन कर सकते हो कितने एंगल से कॉइल रोटेट हुई है। ये आपको आ रहा है समझ में? अब यहां पे जो थीटा है, ओके, व्हाट आई विल डू इज, हम लोगों ने थीटा यहां पे यूज किया हुआ है, इसको हम लोग कुछ अलग अल्फाबेट बोल देते हैं, जैसे अल्फा हो गया या फाई बोल देते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है दैट डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू व्हाट, फाई, ठीक है। लेकिन जब कॉइल डिफ्लेक्ट होगी बाय एन एंगल फाई, हम लोग बोलेंगे यहां पे एक स्प्रिंग है, और ये स्प्रिंग का एक ट्विस्ट कांस्टेंट होता है। ये एक स्प्रिंग का ट्विस्ट कांस्टेंट होता है। अभी आप पूछोगे ट्विस्ट कांस्टेंट यानी क्या, तो हम लोगों ने ऑसिलेशंस टॉपिक में एक कंसेप्ट सीखा है, फोर्स कांस्टेंट। कैन आई से द रिस्टोरिंग फोर्स इन लीनियर एसएचएम इज व्हाट, F इज इक्वल टू माइनस kx। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, वेयर k इज कॉल्ड एज व्हाट, फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। ये कब होता है, तो जब स्प्रिंग को हम लोग ऐसे खींचते हैं, या स्प्रिंग के अंदर हम लोग बोलते हैं लीनियर डिफॉर्मेशन होता है, तो हम लोग फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं। लेकिन स्प्रिंग में अगर, ओके, टॉर्शनल डिफॉर्मेशन होगा, ओके,
तो हम लोग बोलेंगे स्प्रिंग के अंदर क्या क्रिएट होता है, ट्विस्ट क्रिएट होता है। और जब ट्विस्ट क्रिएट होता है तो हम लोग बोलते हैं द टॉर्क विच इज क्रिएटिंग द ट्विस्ट, क्योंकि जब ये कॉइल ऐसी रोटेट होगी तो स्प्रिंग के अंदर क्या होगा, ट्विस्ट क्रिएट होगा। ओके यस, ट्विस्ट का एग्जांपल एकदम सिंपल है। आप घर पे कोई भी रुमाल लो, रुमाल को गीला करो और बाद में उसको ट्विस्ट करो। जब आप उसको ट्विस्ट करते हो ना तो हम लोग बोलते हैं वहां पे एक तरह का शियर स्ट्रेस डेवलप होता है, और हम लोग बोलेंगे वो शियर स्ट्रेस की वजह से पूरा पानी क्या हो जाता है, निकल जाता है। लेकिन जैसे ही आप वो स्ट्रेस निकाल देते हो ना, रुमाल वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। रुमाल की जगह पे स्पंज का एग्जांपल ले लो। स्पंज को आप ऐसा मूव करो लाइक दिस, उसको छोड़ दो, वो वापस अपना ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए। क्यों? तो वहां पे हम लोग बोलेंगे कि देयर इज सम काइंड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स या रिस्टोरिंग टॉर्क, एंड दैट रिस्टोरिंग टॉर्क इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल इन दिस स्प्रिंग। रिस्टोरिंग टॉर्क का काम क्या है कि जब यहां से करंट जीरो फ्लो होगा तो वो कॉइल को वापस क्या करेगी, ओरिजिनल स्टेट में लेके आएगी। तो हम लोग बोलेंगे यहां पे रिस्टोरिंग टॉर्क टाउ इज गिवन बाय माइनस के इनटू, अब यहां पे x था, इधर हम लोग क्या करेंगे 5। कुछ बुक में यहां पे k की जगह पे c दिया हुआ, कुछ आपको ऐसे पब्लिकेशंस मिलेंगे, उन्होंने टॉर्शनल कांस्टेंट जो है, जैसे फोर्स कांस्टेंट को k बोलते हैं, टॉर्शनल कांस्टेंट को क्या बोला हुआ है, c बोला हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल मैं यहां पे k यूज करूंगा। तो हम लोग बोलेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ, प्लीज ध्यान से सुनना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, सॉरी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क इन दिस केस टाउ विल बी गिवन बाय k into 5। यहां तक क्लियर है? ओके यस। तो हमारा जो एक्टिंग टॉर्क है दैट इज इक्वल टू n into I into A into B, और जो रिस्टोरिंग टॉर्क है दैट इज k into 5। ओके, ये बात ध्यान में रखना है कि ये जो ट्विस्ट कांस्टेंट k है इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर और फॉस्फोर ब्रॉन्ज कॉइल। ये आपको दिख रहा है, इसका मटेरियल क्या है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज है। ये ध्यान में रखना है, सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। इक्वेट करेंगे किस लिए वो भी मैं बताता हूं। देखो, अगर कोई बॉडी पे टॉर्क कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है तो वो कंटिन्यूसली रोटेट होते रहेगी। लेकिन यहां पे क्या होता है, ध्यान से सुनो, जब करंट फ्लो होता है ना तो ये फ्रेम इस तरह से मूव होगा, इस तरह से रोटेट होगा, क्योंकि एक फोर्स बाहर की तरफ है, एक फोर्स अंदर की तरफ है। जब ये रोटेट होगा तो ये कंटिन्यूसली रोटेट नहीं हो रहा है, एक पर्टिकुलर एंगल पे आके क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। क्यों स्टॉप होता है? तो हम लोग बोलते हैं द एक्टिंग फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स ये क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। उसकी वजह से वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता है। तो हम लोग बोलते हैं फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन ओके, ध्यान से सुनना है, फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन द एक्टिंग टॉर्क एंड द रिस्टोरिंग टॉर्क, चाहिए तो इसको मैं टाउ आर बोल देता हूं। ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। हम लोग बोलेंगे n into I into A into B is equal to k into 5। ओके यस, यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, phi is equal to what, ओके, n into I into A upon k, ओके, into B। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, इसको रीअरेंज करके मैं ऐसा लिख देता हूं, phi is equal to n into A into B upon k into I। Can I say number of turns of the coil is constant? Area of the coil भी constant है, जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है वो भी constant है, और K भी constant है। K is what? Twist constant। So ये पूरा पैरामीटर constant है। So can I say the deflection produced is directly proportional to the current I? अगर आपको ये नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहां पे लिख देता हूं, phi is proportional to what? I। I hope आपको ये पार्ट दिख रहा है नीचे का। ओके यस, नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पे वापस बता देता हूं। ये आपका इक्वेशन ऐसा आता है, NAB into I। ये आपको आ रहा है समझ में? ये पूरा पार्ट क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो मैं बोलूंगा वो निकाल दिया तो आपको मिलेगा phi is proportional to I। यानी आप जितना I का वैल्यू बढ़ाओगे उतना ज्यादा कॉइल क्या होगा, रोटेट होगा, और उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलेगा। फिर आप बोलोगे सर ये एक तरह से तो एमीटर हो गया,
क्योंकि एमीटर में भी हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा करंट का वैल्यू जब बढ़ता है तो पॉइंटर ज्यादा डिफ्लेक्शन बताता है, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग बोलते हैं एमीटर बेसिकली क्या है, इट इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के मैंने बोला आपको कुछ एप्लीकेशंस भी है। गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड एज एमीटर आल्सो एंड इट इज यूज्ड एज वोल्टमीटर आल्सो। उसके जो डेरिवेशन है ना वो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में देखने वाले हैं, ठीक है। यहां तक ओके, कोई डाउट है? ओके, सी वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज ओके कि आपको ये बात ध्यान में रखना है, अब यहां पे तो हम लोगों ने मिरर एंड स्केल अरेंजमेंट यूज किया है, ओके। ये है जो लाइट वो कौन से एंगल पे जा रही है, ओके, यस, उससे आप यहां पे फाई का वैल्यू निकालते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जो कैलिब्रेशन है वो एंगल में करने के जगह पे, ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं 0, 5, 10 डिग्री, 15 डिग्री, एंगल में करने के जगह पे अपन क्या करते हैं, ओके, कैलकुलेशन करके वो जो स्केल है उस स्केल को डायरेक्टली क्या कर देंगे, ओके, आइदर इन टर्म्स ऑफ एम्पियर और इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज कैलिब्रेट कर देंगे, यानी आपको डायरेक्टली आंसर किसका मिलेगा, करंट का मिलेगा, ओके, यस। दूसरी बात, ये सस्पेंडेड टाइप है, अगर पिवोटेड टाइप होता तो हम लोग बोलते हैं कि यहां पे अंदर एक रेड कलर का ड्रम है, ओके। अब ये जो ड्रम है ना, सिलिंड्रिकल ड्रम, ये देखो, ये टॉप व्यू मैंने ऐसा बताया मैं, ओके, दिस इज मेड अप ऑफ व्हाट, आयरन कोर, ओके, ध्यान से सुनना आप लोगों ने। आयरन कोर जो है, प्लीज पे अटेंशन, आयरन कोर का काम क्या है, जो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना, इसको प्रॉपर्ली रेडियल रखता ही है वो। सेकेंडली हम लोग बोलते हैं कि यहां पे जो मैग्नेटिक इफेक्ट है या मैग्नेटाइजेशन है वो इंक्रीज कर देता है। बोलने का मतलब क्या है, ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन कोर, ये जो सिलेंडर है ना, जो रेड कलर का सिलेंडर है, ऊपर से आपको ऐसा दिखेगा, उसका काम क्या है, ओके, ध्यान से सुनना आप लोगों ने, टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। ये एक तरह से ये बी का जो वैल्यू है वो क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है, यस। तो विल कम बैक टू द मेन पॉइंट। मैं ऐसे बोल रहा था कि जो पिवोटेड टाइप रहता है, पिवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर, वहां पे ये जो ड्रम है ना, वो ड्रम को एक पॉइंटर कनेक्टेड रहता है, लाइक दिस। तो जब ड्रम रोटेट होता है ना, तो वो पॉइंटर भी साथ में रोटेट होता है। वो पॉइंटर आपका कुछ इस तरह से रहेगा, या फिर मैं ये पॉइंटर को नीचे दिखा देता हूं, लाइक दिस, और यहां पे आपकी स्केल रहेगी। अभी ये आप ऊपर से देख रहे हो इसको, दिस इज द फ्रंट व्यू, और जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा। और जब हम लोग बोलते हैं करंट पास होता है, तो ये सिलेंडर जब मूव होगा तो वो पॉइंटर भी क्या होगा, इस तरह से मूव होगा। और सेम अरेंजमेंट हम लोग हमारे एम्प मीटर या वोल्ट मीटर में देखते हैं, ओके, यस। तो ये बात ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये क्लियर है, ओके, यस। ये जो लास्ट का पार्ट मैंने बताया ना आपको, वो सिंपल कंस्ट्रक्शन बताया हुआ है कि रियल में जो एम्प मीटर या वोल्ट मीटर रहता है, ओके, तो उसमें जो पॉइंटर कनेक्टेड रहता है ना, वो पॉइंटर ये मैग्नेटिक फ्रेम, सॉरी, ये नॉन मैग्नेटिक फ्रेम या फिर ये जो आयरन कोर है उसके कॉम्बिनेशन को कनेक्टेड रहता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है, यस। नाउ यहां पे आपको बस इतना ध्यान में रखना है, ओके। व्हाट विल डू इज विल रेफर द टेक्स्ट बुक, प्लीज सी पेज नंबर 238, equation 10.24. The deflection phi is proportional to the current I. Modern instruments use digital ammeters and voltmeter and do not use moving coil galvanometer. Okay? आजकल हम लोग बोलते हैं कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में दोनों आ गया, ओके, सस्पेंडेड टाइप एंड पिवोटेड टाइप, ओके, यस। तो दोनों जो है वो अभी हम लोग बोलते हैं कि एक तरह से आउटडेटेड हो गया, एंड नाउ वी यूज व्हाट, तो हम लोग बोलते हैं डिजिटल, ओके, वोल्टमीटर या एमीटर यूज होता है। अब इसके अंदर हम लोग बोलते हैं देयर आर वेरियस सेंसर्स व्हिच आर यूज्ड, ओके, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, ओके, और वोल्टेज। बट एनीवे ये आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझ में आया ऐसा मैं एज्यूम करता हूं, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज व्हाट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ओके। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, ओके, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में से उसको देख लेंगे, ओके। तो मैंने अभी बोर्ड पूरा क्लियर कर दिया, ओके। आई होप आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर समझ में आया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट, जैसे मैंने बोला है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ओके। सो रेक्टेंगुलर कॉइल जो थी हमारी, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये रिलेशन डिस्कस किया हुआ है, ओके। उस पे जो टॉर्क एक्ट होता है, टाउ, दैट इज गिवन बाय व्हाट, न्यू बी साइन थीटा, ओके, ये आपको याद है।
इसमें म्यू जो है दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आपने ये ध्यान में रखना है कि एवरी मैग्नेट ओके हैज अ नॉर्थ एंड साउथ पोल, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज डाइपोल। सिमिलरली जब एक करंट कैरिंग कॉइल ओके इट जनरेट्स इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका भी एक नॉर्थ पोल होता है और उसका भी एक ओके साउथ पोल होता है। ओके सो बेस्ड ऑन दैट लॉजिक व्हाट वी आर सेइंग इज, ये बात आपको ध्यान में रखना है ओके कि एनी मैग्नेट व्हिच हैज अ डाइपोल इट हैज अ डाइपोल मोमेंट। फॉर अ कॉइल द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू इज गिवन बाय व्हाट, n into I into a। यहां तक हम लोगों ने देखा था ओके लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि एग्जैक्टली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है क्या। तो सबसे पहले इसका जो टॉर्क है उसका मैं वेक्टर फॉर्म लिख देता हूं, दैट इज व्हाट, म्यू क्रॉस p। ओके यस, अब आपको मैं एक और बात बताने वाला हूं जो टेक्स्ट बुक में दी नहीं उन्होंने। ओके ये बात आप लोगों ने ध्यान से देखना है। ओके लेट अस से इफ देयर इज अ बार मैग्नेट, ये इसका साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है, ठीक है यस। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है ओके कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट करता है ओके इट इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ओके वी से इट इज फ्रॉम -q टू +q ओके, उसी तरह से मैं बोलूंगा कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ओके ये आपको ध्यान में रखना यस। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इन दिस केस ओके वी से यहां पे जो 12 है, 12 इज व्हाट, इट इज मैग्नेटिक लेंथ ओके एंड हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट म्यू इज गिवन बाय m into 12 ओके। अभी आप पूछोगे यहां पे स्मॉल m क्या है, तो स्मॉल m हम लोग बोलते हैं इट इज पोल स्ट्रेंथ। सी वी हैव सीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट p इज गिवन बाय व्हाट, q into 12, आपको ये याद है। उसी तरह से हम लोग बोलते हैं जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है ओके दैट इज गिवन बाय व्हाट, m into 12 ओके। अगर आप पूछोगे कि यहां पे व्हाट इज द यूनिट ऑफ m, पोल स्ट्रेंथ, जैसे q का यूनिट कूलम है, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इन्हें क्या है, तो नॉर्थ एंड साउथ ओके। नॉर्थ एंड साउथ का जो इंडिविजुअल हम लोग बोलते हैं ओके कैरेक्टरिस्टिक जो रहता है ओके दैट इज डिटरमाइंड बाय अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज कॉल्ड एज पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट होता है दैट इज एम्पियर इनटू मीटर। तो पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एम्पियर इनटू मीटर है। मैग्नेटिक लेंथ का यूनिट जो है हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ कहां से कहां मेजर होती है, साउथ टू नॉर्थ। आप बोलोगे सर इसको डायरेक्टली एल क्यों नहीं लिखते, नहीं हम लोग उसको 12 लिखते हैं ओके यस। कुछ बुक्स में एल भी लिखा हुआ है लेकिन फिर ध्यान में रखना है अगर एल लिखा हुआ है तो इफ यू आर डायरेक्टली यूजिंग एल, 12 की जगह पे एल यूज कर रहे हो तो ये हो जाएगा m into l। कुछ बुक्स में ये फॉर्मूला है m into l, कुछ बुक्स में ये फॉर्मूला है ओके m into 12 ओके। हमारे टेक्स्ट बुक में मैं आपको बोलूंगा यस बेसिकली उन्होंने ये तो डायग्राम मेंशन नहीं किया हुआ है बट सिलेबस में ये ध्यान में रखना है। सिलेबस में वी आर गोइंग टू यूज 12 जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए यूज किया था, ठीक है। तो ये कैसा होता है, दिस इज फ्रॉम साउथ टू द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड फ्रॉम डाइपोल टू नॉर्थ। ये एल हो गया, ये एल हो गया, तो टोटल कितना हो गया 12। यहां तक क्लियर है। एनीवे सो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एम्पियर मीटर है। 12 का यूनिट क्या है, तो हम लोग बोलेंगे 12 इज अ लेंथ वेक्टर, उसका यूनिट होगा m। एम्पियर मीटर इंटू मीटर ये हो जाएगा आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है ओके। अच्छा कॉइल के लिए हम लोगों ने यही जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू है उसका फॉर्मूला क्या देखा है, n इंटू आई इंटू ए। अब चेक करते हैं क्या हमें सेम मिलता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग बोलेंगे n क्या है, नंबर का कोई यूनिट नहीं है। I क्या है, करंट का यूनिट क्या है, इट इज एम्पियर। एंड एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर ओके। तो ये बात ध्यान में रखना है फॉर अ बार मैग्नेट ओके, जो हम लोग बोलते हैं कि उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है ओके। वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, इट इज m into 2 ओके। एंड फॉर अ करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है n into I into a। अभी आप पूछोगे सर
ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन एग्जैक्टली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है, यानी उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपको क्या बताता है। ठीक है, तो मैं ये पार्ट थोड़ा सा इरेज करता हूं। ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, ये आप वीडियो पॉज करके भी इसको लिख सकते हो। सो व्हाट एग्जैक्टली इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, वो हमें देखना है। तो ऐसा समझ लो कि अगर मैं एक डायपोल बनाता हूं यहां पर, ओके, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हम लोगों ने देखा है, सेम कंसेप्ट है। ओके, यहां पे मैं साउथ पोल रखता हूं, या फिर इधर मैं नॉर्थ पोल रखता हूं और इधर साउथ पोल रखता हूं। ओके, ध्यान से सुनना है आप लोगों ने। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ये डायरेक्शन में, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, ओके, जो नॉर्थ पोल है इट विल एक्सपीरियंस व्हाट, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, एंड साउथ पोल विल एक्सपीरियंस एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मैं ये एरो से दिखा रहा हूं। ओके, तो चाहिए तो इसको F1 और इसको F2 बोल देते हैं, एंड दिस विल क्रिएट व्हाट, तो ये जो बार मैग्नेट है इसको रोटेट करेगा, बराबर है। ओके, नाउ इन दिस केस व्हाट वी से इज, ओके, जो टॉर्क एक्ट होता है, ओके, अब मैं पूरे डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो टॉर्क एक्ट होता है दैट इज व्हाट, म्यू इनटू बी, ओके, साइन थीटा, और इसका वेक्टर फॉर्म है वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर म्यू क्रॉस वेक्टर बी। अब यहां पे थीटा क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि आपका जो डायपोल है वो आपका साउथ से नॉर्थ है, दिस इज योर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में जो एंगल रहेगा दैट इज कॉल्ड एज थीटा। ओके, यस। सो अगर आप देखोगे तो यहां पे ये जो बार मैग्नेट है, ओके, हम लोगों ने कैसा रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, ओके, बार मैग्नेट जो है उसका लेंथ इज अराउंड y डायरेक्शन, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज अराउंड व्हाट, x डायरेक्शन। ओके, यस। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे टाउ विच इज इक्वल टू म्यू इनटू बी साइन, ओके, थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, बार मैग्नेट इज वर्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल। ओके, ये आपका बी हुआ, दिस इज वेक्टर बी, और आपका वेक्टर म्यू जो है वो ऊपर की तरफ है। तो अभी जो एंगल है थीटा वो हमारा क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कहना है दिस इज गोइंग टू बी टाउ इज इक्वल टू म्यू इनटू बी साइन 90। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। ओके, सो कहना है टाउ विल बी इक्वल टू व्हाट, म्यू इनटू बी, साइन 90 का वैल्यू 1 है। ओके, यस। अब ऐसा एज्यूम करते हैं, लेट अस से B is equal to 1 Tesla. The uniform magnetic field which we have applied, okay, uniform magnetic field इस तरह से from left to right, उसमें मैंने एक बार मैग्नेट लटका के रखा हुआ, ओके, या बार मैग्नेट इस तरह से प्लेस किया हुआ, तो हम लोग बोलेंगे उसका जो मैग्नीट्यूड है इट इज 1 टेस्ला। तो अगर मैंने यहां पे 1 सब्स्टिट्यूट किया तो मैं बोलूंगा न्यूमेरिकली, ध्यान से सुनो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं एग्जैक्टली दे आर इक्वल, न्यूमेरिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू इनटू, मैं बोलूंगा बी का मैग्नीट्यूड क्या है, इट इज 1। तो हम लोग बोलेंगे हमें यहां पे क्या मिलेगा, न्यूमेरिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क is equal to the magnitude of mu, that is magnetic dipole moment। आप बोलोगे सर टॉर्क का जो यूनिट है वो तो न्यूटन मीटर है, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट अभी हम लोगों ने देखा इट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मैं बोल रहा हूं न्यूमेरिकली दोनों क्वांटिटी सेम नहीं है, ये आपको आ रहा है समझ में। ओके, ये मैं ऐसे बोलूंगा कि अगर टॉर्क 5 न्यूटन मीटर का है, ओके, फॉर अ डायपोल, ओके, तो हम लोग बोलेंगे वो जो डायपोल विच इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, तो डायपोल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, इट विल बी 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो बहुत सिंपल है। ओके, न्यूमेरिकली टाउ और म्यू का वैल्यू सेम है, ये क्या इंडिकेट करता है, तो इमेजिन करो एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका वैल्यू 1 टेस्ला है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उसमें आप एक बार मैग्नेट को प्लेस करते हो। ओके, यस। अब ये जो बार मैग्नेट आपने प्लेस किया हुआ है वो परपेंडिकुलरली प्लेस किया हुआ है, तो अगर ये जो बार मैग्नेट है उसका डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इफ इट इज 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर,
तो इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ 5 न्यूटन मीटर। ओके, यस, आई होप अभी आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है। ठीक है, यस। सो बेसिकली व्हाट वी कैन से हियर इज व्हाट एग्जैक्टली इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब जो मैं बोलने वाला हूं ये आप लोगों ने नोट करना है। ओके, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ओके, magnetic dipole moment is numerically equal to the torque that will act on a magnetic dipole. Now that magnetic dipole can be a bar magnet or it can be a coil carrying current. Okay, it can be a bar magnet or it can be a coil carrying current. Okay, मैं वापस रिपीट करता हूं। So पूरा डेफिनेशन कैसा रहेगा? The magnetic dipole moment is torque acting on a magnetic dipole, okay, which can be a bar magnet or a coil, okay, which is placed in an external magnetic field of value 1 Tesla, okay, and it is placed such that it is perpendicular to the magnetic field. Okay, ये आपको आया समझ में? Let me repeat this once again. The magnetic dipole moment, okay, is nothing but numerically equal to the torque that is acting on the dipole, which is placed in an external magnetic field, external uniform magnetic field of value 1 Tesla, such that it is placed perpendicular. Okay, yes, this is your definition. यहां तक क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक का पार्ट एक बार देख लेते हैं। ओके, टेक्स्ट बुक में उन्होंने क्या बोला है, इन प्रीसीडिंग सेक्शन वी हैव dealt with the current carrying coil. This current carrying coil can be described with a vector mu. ये उसका magnetic dipole moment. Okay. If n cap is a unit vector normal to the plane of the coil, the direction of mu is in the direction of n cap. ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था। Okay. जब हम लोगों ने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सीखा था उसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो एरिया वेक्टर है n cap एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ओके, तीनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। आपके टेक्स्ट बुक में भी वही बोला हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर म्यू इज इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप एज शोन इन फिगर 10.12b। ओके, वो आप लोगों ने देख लेना है। नाउ वी कैन डिफाइन मैग्नीट्यूड म्यू इज इक्वल टू n इंटू आई इंटू ए। इसका यूनिट क्या रहेगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, अब सेम डेफिनेशन जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया वो दिया हुआ है। सी, if held in uniform magnetic field, the torque responsible for the rotation of the coil will be given by tau is equal to what, mu b sin theta। ओके, जो टेक्स्ट बुक का पार्ट है वो मैं बोर्ड के वर्किंग के साथ क्या कर रहा हूं, आपको मैच करके दे रहा हूं। ओके, यस, थीटा इज द एंगल बिटवीन, ओके, ये बात ध्यान में रखो, थीटा यहां पे क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट, ओके, एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो मैंने आपको यहां पे बताया था, ये देखो, ये हमारा डाइपोल मोमेंट है और ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, यस, एंड वी से द वेक्टर फॉर्म इज वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर म्यू क्रॉस वेक्टर बी। ओके, वी हैव आल्सो स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, ओके, जैसे यहां पे ये इक्वेशन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इक्वेशन क्या है, टाउ इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। दिस इज योर मैग्नेटिक इंडक्शन, दिस इज योर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये सब एनालॉगस है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आया, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक इंडक्शन आया। ओके, यस, आप मेरे को पूछोगे कि सर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है उसका यूनिट क्या है, मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट है न्यूटन पर कूलम। उसका डेफिनेशन क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, ओके, विच इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप पूछोगे सर मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, ओके, मैं बोलूंगा इट इज 1 टेस्ला विच इज नथिंग बट इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। लेकिन आप बोलोगे सर थोड़ी देर पहले आपने बोला कि जो एम्पियर मीटर है, ओके, बेसिकली हम लोगों ने यहां पे लिखा हुआ था म्यू के बारे में, कहां पे गया, ओके, फॉर दिस डाइपोल म्यू इज इक्वल टू व्हाट, सो इट इज इक्वल टू m इंटू 2l। ओके, तो हम लोग बोलते हैं यहां पे जो m है दैट इज कॉल्ड एज पोल स्ट्रेंथ, एंड पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या है, इट इज एम्पियर मीटर। तो हम लोग बोलते हैं अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन कैन बी, ओके, सेड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पोल ऑफ अ डाइपोल।
ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, मैं वापस बता रहा हूं, दोनों टॉर्क है, दोनों के एलएचएस की यूनिट सेम है। यहां पे जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ओके, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का अगर आप मेरे को पूछोगे उसका यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर इंटू पी। मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट आप बोल सकते हो इट इज 1 टेस्ला और 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है उसका यूनिट है कूलम मीटर, और हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट है न्यूटन पर कूलम। आप चेक करो, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर इंटू एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? मीटर। आपका फाइनल यूनिट आएगा, ओके, इट इज गोइंग टू बी न्यूटन इंटू मीटर। इधर भी हम लोग बोलेंगे कूलम कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर आपको मिलेगा, ओके। इसलिए आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, you have learned in 11th standard about the torque acting on electric dipole exerted by an electric field. Here P is the electric dipole moment. The two expression 10.26 and 10.27 are analogous to each other. ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद एक और कंसेप्ट है जो मैं चाहूंगा आप लोगों ने टेक्स्ट बुक को रेफर करना है, ओके, बोर्ड पे लिखने की भी जरूरत नहीं है वो, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा है, ओके, और वो फॉर्मूला क्या है? हम लोग बोलते हैं कि the electrostatic potential energy of a dipole, okay, मैं आपको डायरेक्टली बोलूंगा, एकदम सिंपल है, if a electric dipole, okay, इलेक्ट्रिक डायपोल यानी क्या रहेगा? चलो एक काम करते हैं, हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक डायपोल यानी हम लोग क्या बोलते हैं? तो माइनस क्यू चार्ज विच इज सेपरेटेड बाय प्लस क्यू चार्ज। इनके बीच में का जो डिस्टेंस है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू के तरफ मेजर होगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज वेक्टर ट्वेल्व डायपोल लेंथ, ओके। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है उसके लिए आपको मैग्नेटिक डायपोल समझना पड़ता है। वो कुछ इस तरह से, ये आपका साउथ है और ये नॉर्थ है, माइनस क्यू से प्लस क्यू इलेक्ट्रिक डायपोल का लेंथ, ओके, एस से लेके एन तक, ओके, ये आपका क्या है? मैग्नेटिक डायपोल का लेंथ। ये क्लियर है? दिस इज फर्स्ट थिंग। नाउ यू प्लीज नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि अगर आप बोलोगे सर यहां पे जो डायपोल है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया वेक्टर म्यू क्या था? इट वॉज एम इंटू 2l। सर अगर एक सिंपल कॉइल है लाइक दिस, ओके, करंट कैरिंग कॉइल, तो वहां पे डायपोल कैसे क्रिएट होता है? ओके, यस, वहां पे डायपोल कैसे क्रिएट होता है? तो लेट अस से सबसे पहले मैं देखूंगा करंट कैसा फ्लो हो रहा है। सो यहां पे मैं बोलता हूं कि एक कॉइल है जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ओके, यस। अब ऐसे केस में डायपोल कैसे फाइंड करते हैं? तो आपने राइट हैंड रूल यूज करना है। करंट का जो डायरेक्शन है दैट इज शोन बाय द कर्ल्ड फिंगर्स, द थंब विल इंडिकेट फॉर द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो अभी थंब बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा लाइक दिस। बाहर की तरफ आ रहा है इसलिए मैंने एरो ऐसा दिखाया है। तो लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ आ रही है। कहां से बाहर की तरफ आ रही है ये बात समझ लो आप, ओके। वो साइड क्या हो जाएगा? इट विल बी नॉर्थ पोल। यानी जो कॉइल है ना उसका सामने का हिस्सा नॉर्थ पोल होगा, और सामने का हिस्सा अगर नॉर्थ पोल है तो यही कॉइल को, यही सर्कुलर कॉइल को अगर मैं पीछे से देखूंगा, यही जो कॉइल है ना जिसमें करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, इसको अगर मैं पीछे से देखता हूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। अब सामने से देखता हूं तो मुझे ऐसा दिखता है करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। अगर मैं पीछे से देखूंगा तो यही मुझे करंट ऐसा दिखेगा, इट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज। आप ये घर पे ट्राई करके देख सकते हैं। एक सर्कुलर कॉइल लो, ओके, यस, और उसके ऊपर ये मार्किंग करो। तो सामने से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, वही कॉइल को आप अगर पीछे से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा करंट उसमें क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। और जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो होता है, ओके, तो हम लोग राइट हैंड रूल अप्लाई करके देखेंगे। देखो तो क्या हो रहा है। अब जो मेरा थंब है वो अंदर की तरफ जा रहा है, समझ में आ रहा है आपको? ओके, अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि अगर थंब अंदर की तरफ जा रहा है तो ये वेक्टर अंदर की तरफ है, तो ये आपका बन जाता है साउथ पोल।
यदि वेक्टर बाहर की तरफ आता है तो वो साइड नॉर्थ पोल रहेगा और उसका पीछे वाला साइड क्या रहेगा, साउथ पोल। अभी आप बोलोगे सर ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं कि जो करंट कैरिंग कॉइल है उसके भी दो साइड्स होते हैं, एक नॉर्थ और साउथ, और जहां पे दो साइड होते हैं नॉर्थ और साउथ, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द मैग्नेटिक डायपोल। और जहां पे मैग्नेटिक डायपोल होता है हम लोग बोलते हैं उसका डायपोल मूवमेंट होता है। तो बार मैग्नेट में अगर डायपोल मूवमेंट ये है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि यहां पे जो डायपोल मूवमेंट रहेगा दैट विल बी n into I into a, where n is the number of turns of the coil। ये क्लियर है? ओके, आई होप अभी आपको बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर समझ में आ गया होगा। अभी आप बोलोगे सर यहां पे हमारा जो वेक्टर फॉर्म रहेगा वो कैसा रहेगा, तो वो भी मैं आपको लिख के बता देता हूं। वेक्टर फॉर्म विल बी n into I into area vector, which is nothing but n into I into a into n cap। एरिया वेक्टर यानी क्या है, तो जो कॉइल है उसको परपेंडिकुलर एक वेक्टर हम लोग कंसीडर करते हैं। नाउ दैट वेक्टर इज नथिंग बट, यानी यहां पे वेक्टर कैसा रहेगा, एरिया वेक्टर, इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ओके, यस, ये आपको ध्यान में रखना। आपको याद होगा एन कैप जो मैंने बोला था। ओके, एन कैप का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। ओके, और जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वही न्यू का डायरेक्शन। यहां तक क्लियर है आपको, कोई डाउट है इसमें? ओके, यस। नाउ we'll come back to the main point. So what we are discussing is, okay, कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सीखा था कि यदि एक डायपोल को, ओके, आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, ओके, तो मैं पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये डायरेक्टली फॉर्मूला बताऊंगा। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन देयर इज सम एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड एंड दैट एनर्जी, ओके, इज गिवन बाय U is equal to माइनस ऑफ वेक्टर P डॉट वेक्टर E। अब देखो जो डायपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड, उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है। जब टॉर्क निकालते अपन तो उनके बीच में क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट था। लेकिन जब मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूं तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने, ओके, यस, वी हैव सीन इट इन योर इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक। ओके, तो वो लॉजिक से हम लोग बोलते हैं कि ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम P cos थीटा। सिमिलरली अगर आप कोई मैग्नेटिक डायपोल को, अब वो मैग्नेटिक डायपोल क्या हो सकता है, इट कैन बी अ बार मैग्नेट, ये हम लोग मैग्नेटिज्म टॉपिक में सीखने वाले हैं, ये वाला कंसेप्ट, और इट कैन बी अ करंट कैरिंग कॉइल। अभी आप पूछोगे सर ये करंट कैरिंग कॉइल रेक्टेंगुलर हो सकती है क्या? बिल्कुल। यदि अगर ये रेक्टेंगुलर है तो इसमें से हम लोग बोलेंगे, लेट अस से करंट कैसा फ्लो हो रहा है, लाइक दिस, तो हम लोग बोलेंगे इसका जो डायपोल मोमेंट रहेगा वो बाहर की तरफ ही रहेगा। ऐसा रहे कॉइल या रेक्टेंगुलर रहे, दोनों के लिए सेम लॉजिक अप्लाई होता है। ठीक है, यस। तो हम लोग बोलेंगे इफ अ मैग्नेटिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, ओके, दैट इज गिवन बाय व्हाट, सो वी से minus vector mu dot vector b, which is nothing but equal to minus mu b cos theta। अब ये सब जो डायग्राम्स मैंने बताया गया ना, वो आपको सिर्फ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताया गया। ठीक है, यस, आई होप आपको ये क्लियर है। अब इसके अंदर दो केसेस है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तो cos 0 क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 1, और आपको मिलेगा जो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस म्यू इनटू b। Now this is the minimum potential energy of magnetic dipole in magnetic field, okay? और हम लोग बोलेंगे थीटा 0 है। थीटा 0 कब होगा, एकदम सिंपल है, जब म्यू और बी के बीच में एंगल 0 रहेगा। ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से और डायपोल मोमेंट भी इस तरह से, तो ये दोनों जब पैरेलल है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0। लेकिन आपको यह बात भी ध्यान में रखनी है, ओके, अगर आपका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इस तरह से, सॉरी, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के तरफ है लेकिन डायपोल मूवमेंट नीचे के तरफ है, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे थीटा का वैल्यू क्या है, इट इज 180 डिग्री। मैं वापस बता रहा हूं, फर्स्ट केस में मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या था, सेम था। यहां पे एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, तो सेकेंड केस में थीटा क्या रहेगा, 180। ओके, वही आपको बोला हुआ, इफ थीटा इज 0, ओके, तो बेसिकली हम लोग बोलेंगे व्हेन थीटा इज 0, ओके, तो जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, प्लीज चेक,
ओके व्हेन थीटा इज 0 दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल और उसका वैल्यू क्या रहेगा तो यहां पे देखिए u इज इक्वल टू माइनस म्यू वेक्टर म्यू डॉट वेक्टर p दैट इज गोइंग टू बी माइनस म्यू b cos थीटा ओके अब ऐसे केस में हम लोग बोल रहे हैं कि जो थीटा है तो उसमें थीटा का वैल्यू क्या है 0 तो cos 0 क्या हो जाएगा इट विल बी 1 ओके सो फर्स्ट केस में आपका जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा दैट विल बी माइनस म्यू इंटू बी एंड दैट विल बी मिनिमम और सेकंड केस क्या है तो हम लोग बोलेंगे इफ थीटा इज माइनस 180 डिग्री तो आपका ये आंसर आएगा माइनस म्यू इंटू बी कॉस ऑफ 180 व्हाट इज कॉस ऑफ 180 इट इज -1 सो -1 इंटू माइनस ये आपका आएगा प्लस म्यू इंटू बी सो हम लोग बोलेंगे दैट विल बी द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल ओके और ये कौन से केस में होता है व्हेन थीटा इज 180 यानी क्या तो बोथ आर एंटी पैरेलल ओके यस आई होप आपको ये समझा है अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज एक आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है एग्जांपल 10.4 वो देख लेते हैं अ सर्कुलर कॉइल ऑफ कंडक्टिंग वायर हैज 500 टर्न्स एंड द एरिया 1.26 into 10⁻⁴ is enclosed by the coil. A current 100 microampere is passed through the coil. Calculate the magnetic moment of the coil. आपको I का वैल्यू दिया है, A का वैल्यू दिया और N का वैल्यू दिया है. Okay, so can I say mu is equal to what? N into I into A. Okay, अब इसमें आपने क्या करना है? N का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, I का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है एंड A का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. Okay, N कितना दिया हुआ है आपको 500. Okay, उसके बाद आपको एरिया ऑफ द कॉइल कितना दिया हुआ है? सो एरिया ऑफ द कॉइल इज सबसे पहले आई का वैल्यू देख लेते हैं. आई इज व्हाट 100 माइक्रोएम्पियर. 100 माइक्रोएम्पियर यानी कितना हो जाएगा दैट इज 100 इंटू 10⁻⁻⁶ एम्पियर विच इज नथिंग बट 10⁻⁴ एम्पियर. ओके ये हम लोग डाल देते हैं दिस इज 10⁻⁴ एम्पियर. ओके इनटू हमारा जो एरिया है दैट इज गिवन एज व्हाट 1.26 इंटू 10⁻⁻⁴. ओके तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा मैं ऐसा बोलता हूं 1.26 इंटू 5 ओके दैट इज गोइंग टू बी व्हाट 6.3. 1.26 इंटू 10 क्या होता है 12.6 तो उसका ये हाफ हो जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी 6.3. ठीक है ये जो दो जीरो है वो 10⁻⁴ को क्या बना लेंगे 10⁻². 10⁻² इंटू 10⁻⁴ दैट इज गोइंग टू बी 10⁻⁻⁶ एम्पियर मीटर स्क्वायर. वही आपका आंसर दिया है. ठीक है अच्छा अभी इसमें एक और बात आपको ध्यान में रखना है ओके कि जब आप कोई भी सम सॉल्व कर रहे हो मेक श्योर जितना भी यूनिट्स है वो सब एसआई में प्रॉपर होने चाहिए. ओके कोई भी माइक्रो या मिली में नहीं रहे. ठीक है यस तो एक छोटा सा ये सॉल्व न्यूमेरिकल था वो हम लोगों ने देख लिया. इसके बाद आपका जो अगला कंसेप्ट है दैट इज बायो-सेवर्ट्स लॉ. ओके अब बायो-सेवर्ट्स लॉ जो है वो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है आज के लिए हम लोग क्या करते हैं यहां पे ही स्टॉप करते हैं. आज जो हम लोगों ने मेन पार्ट देखा दैट वाज ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. अगर आपको उसमें कोई डाउट आता है तो आपने क्या करना है प्लीज मुझे पूछिए. ठीक है यस सो विल स्टॉप आवर लेक्चर टुडे.